अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास रिंग थ्योरी का टॉपिक है इररिड्यूसिबल एलिमेंट। इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है? अभी तक पीछे हमने यूनिट एलिमेंट पढ़ा, प्राइम एलिमेंट पढ़ा, अब आपके पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट आ गया। इररिड्यूसिबल के नेम से भी आपको पता चल सकता है कि जिसको ऐसा एलिमेंट जिसको हम मज़ीद रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, यानी जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, जिसको हम फैक्टर्स बनाकर नहीं लिख सकते, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी वही है, एन एलिमेंट आर ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी विद यूनिटी। अब आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी यानी ऐसी रिंग जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, उस रिंग का एलिमेंट जो है वो आपके पास इरिड्यूसिबल एलिमेंट कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ सबसे पहली प्रॉपर्टी के वो सबसे पहले तो वो नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं, उसको चेक करना है कि वो इरिड्यूसिबल है कि नहीं है। तो इरिड्यूसिबल होने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास होती है नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट होने की। जैसे आपके पास प्राइम एलिमेंट की होती थी कि कोई भी एलिमेंट प्राइम तब होता था सबसे पहले तो वो नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट होना चाहिए। तो इरिड्यूसिबल एलिमेंट भी कब होगा? जब वो नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट हो। एंड वन एवर ए इक्वल्स आर इक्वल्स टू ए बी देन वन ऑफ ए एंड बी मस्ट बी यूनिट एलिमेंट। ठीक है, क्या है आपके पास? जब भी आपके पास वो मतलब कि जब भी इरिड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो इस तरह से लिखा जा सके, दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सके, तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है ना वो लाजमी तौर पर यूनिट एलिमेंट होगा। ठीक है, सिर्फ तब आपके पास कोई एलिमेंट इरिड्यूसिबल कब होगा? कि जब वो नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट हो, और जब भी आपके पास दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता हो इसको, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो लाजमी तौर पर आपके पास एक यूनिट एलिमेंट आ जाए। ठीक है, यानी कि हम आर को मज़ीद फैक्टराइज करके नहीं लिख सकते। आर के हर वो एलिमेंट जिसके फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं आ रहे होते, तो वो आपके पास एलिमेंट इरिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अब एग्जांपल्स हैं। इन रिंग ऑफ इंटीजर्स एवरी प्राइम नंबर इज़ इरिड्यूसिबल। हर प्राइम नंबर जो है वो इरिड्यूसिबल होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर्स के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं जो कि रिड्यूस नहीं हो सकते। जैसे अगर टू है, टू को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टू इंटू वन करके, तो देखिए वन जो है वो आपके पास यूनिट एलिमेंट बन गया। तो जब भी किसी कोई एलिमेंट दो एलिमेंट की प्रोडक्ट में लिखा जा सके, उनमें से कोई एक यूनिट एलिमेंट आ जाए, तो फिर आपके पास वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाता है। इसी तरीके से आप कोई भी प्राइम नंबर ले लें, 3 ले लें, 7 ले लें, तो इसके कोई भी प्रॉपर फैक्टर्स नहीं ना आ रहे होते, तो इसका मतलब रिंग ऑफ इंटीजर्स में आपके पास हर प्राइम नंबर जो है वो एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट होता है। अब सेकंड जो है वो आपके पास एग्जांपल है गशियन रिंग ऑफ इंटीजर्स की। गशियन रिंग ऑफ इंटीजर में उसने बोला है कि 1 प्लस आयोटा जो है ना, सिर्फ वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा सिर्फ इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको शो भी किया हुआ है कि 1 प्लस आयोटा इरिड्यूसिबल एलिमेंट क्यों है। ठीक है, शो दैट 1 प्लस आयोटा इज एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन द रिंग ऑफ गशियन रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इरिड्यूसिबल एलिमेंट लेने के लिए कोई एलिमेंट इरिड्यूसिबल कब होगा? सबसे पहले तो वो नॉन जीरो और नॉन यूनिट हो। तो आपके पास ये एलिमेंट जो है वो सबसे पहले ये नॉन जीरो भी है और नॉन यूनिट भी है आपके पास, क्योंकि गशियन रिंग ऑफ इंटीजर्स के यूनिट एलिमेंट सिर्फ 4 होते हैं। एक आपके पास प्लस माइनस 1 और एक प्लस माइनस आयोटा। ये वाला इसका ना तो यूनिट एलिमेंट है और ना ही आपके पास इसका ज़ीरो एलिमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इरिड्यूसिबल की होल्ड कर गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर जब भी आपके पास एलिमेंट जो है वो दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके, तो उन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो लाजमी तौर पर यूनिट एलिमेंट आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इरिड्यूसिबल प्रूफ करवाने के लिए 1 प्लस आयोटा को दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इस गशियन रिंग ऑफ इंटीजर्स के ही दो एलिमेंट्स लेकर ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा 1 प्लस आयोटा को इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब 1 प्लस आयोटा को इनकी प्रोडक्ट में फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है? इनका कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने क्या करना है? इन दोनों एलिमेंट्स को आपने ठीक है, कॉन्जुगेट लेने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना, प्रोडक्ट ले लेना लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आपके पास जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 आपके पास इस साइड पर आ गया 2। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा का, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा
आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी प्लस डी आयोटा सी माइनस डी आयोटा का प्रोडक्ट लेंगे तो वो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखिए आपके पास दो मतलब इस तरह से एलिमेंट्स है सम की फॉर्म में, और दोनों जो है वो आपके पास स्क्वायर्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो स्क्वायर्स की फॉर्म में यहाँ से तो आपके पास 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है ना। अब आपके पास प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अब क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर के पीछे हमने पढ़ी है ना प्रॉपर्टीज़ कि प्राइम नंबर मतलब 2 जो है वो अगर एक प्राइम नंबर है तो जब भी आपके पास 2 के फैक्टर्स एग्जिस्ट कर गए तो उसमें से कोई ना कोई एक जो है वो लास्ट में तौर पर यूनिट एलिमेंट होगा। ठीक है, अब क्यों 2, क्योंकि आपके पास प्राइम इंटीजर्स की रिंग का प्राइम एलिमेंट है, तो और अब ये आपके पास इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा। इरेड्यूसिबल है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक जो है ना वो 1 के इक्वल, मतलब रिंग इंटीजर्स की रिंग की में ही 1 के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, यहाँ तो आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए केस 1 में अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वल्स टू 1 रखते हैं, इसको ओपन करके लिखें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी आयोटा जो है वो 1 डिवाइड्स 1 करके लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो 1 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये आपके पास ए प्लस बी आयोटा यूनिट एलिमेंट बन गया। इसी तरीके से जब आप सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को ब्रेक करके लिखेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा सी प्लस डी आयोटा 1 को डिवाइड करवाने लग जाएगा, तो सी प्लस डी आयोटा जो है वो आपके पास एक यूनिट एलिमेंट बन जाएगा। तो देखिए आपने 1 प्लस आयोटा को जब भी आपने दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो वो दोनों एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एक जो है वो लाजमी तौर पर आपको यूनिट एलिमेंट मिल गया। तो प्रूव हो गया कि आपके पास 1 प्लस आयोटा जो है वो गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर के अंदर एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इजी था थ्योरम है, एवरी प्राइम इज इरेड्यूसिबल इन एन इंटेग्रल डोमेन। अब किसी भी इंटेग्रल डोमेन में हर प्राइम नंबर जो है वो इरेड्यूसिबल, मतलब हर प्राइम एलिमेंट जो है वो इरेड्यूसिबल होता है, इसे हमने प्रूव करवाना है। तो बहुत ईजी है ये भी। लेट प्रूव इसका क्या कैसे स्टार्ट किया, लेट आर बी एन इंटेग्रल डोमेन एंड पी इज प्राइम एलिमेंट ऑफ आर। देन प्राइम एलिमेंट है तो सबसे पहले वो नॉन जीरो और नॉन यूनिट होगा। अब इसे इरेड्यूसिबल शो करने के लिए सिर्फ सेकंड प्रॉपर्टी शो करवानी पड़ेगी, यानी कि जब भी आपके पास पी इक्वल आ जाए ए बी के तो उन ए और बी में से कोई ना कोई एक जो है वो लाजमी तौर पर यूनिट एलिमेंट हो। ठीक है, तो इसको क्या इरेड्यूसिबल शो करने के लिए लेट कर लिया पी इक्वल्स टू ए इंटू बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हम ऐसे लिख सकते हैं प्राइम पी डिवाइड्स ए बी। ठीक है, इसको डिविजिबिलिटी में अगर लिखें पी जो है अगर ए बी के इक्वल है, हर दो सेम एलिमेंट जो है वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं ना। जैसे अगर आपके पास 3 इक्वल्स टू 3 हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 3। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास पी इक्वल्स टू ए बी है तो इसको हम डिविजिबिलिटी में भी लिख सकते हैं पी डिवाइड्स ए बी। अब पी ए बी को डिवाइड करने लग गया। अब प्राइम एलिमेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब कोई एलिमेंट प्राइम तब होता है कि अगर वो दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता हो तो उन दोनों में से किसी ना किसी एक को लाजमी तौर पे डिवाइड करता हो। तो यहाँ से प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स पी। पी डिवाइड्स ए, अब पहला केस लेते हैं कि अगर पी जो है वो ए को डिवाइड करता हो। पी अगर ए को डिवाइड करता होगा तो हम अगर ऐसे है कि पी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू सम पी आर। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर पी डिवाइड ए को करता है तो रिंग का कोई एलिमेंट लेके हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू पी आर। अब ए इक्वल्स टू पी आर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी को जब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल्स टू पी आर वाली, ए इक्वल्स टू पी आर क्या आ जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ए इक्वल्स टू पी आर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इस साइड पे लेके पी को कॉमन निकाल के। अब यहाँ से पी तो नॉन जीरो है तो इसका मतलब 1 माइनस आर बी इक्वल्स टू जीरो है। 1 माइनस आर बी इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो 1 इक्वल्स टू आर बी आ जाएगा, और यहाँ से बी डिवाइड करने लग जाएगा 1 को, बी डिवाइड करने लग गया 1 को, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि बी जो है वो आपके पास एक यूनिट एलिमेंट है रिंग का। ठीक है, अब देखें इसी तरीके से जब आप पी डिवाइड्स बी वाली कंडीशन लेंगे सेम यही यूज करके आपको यहाँ पर ए जो है वो यूनिट एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास वही दोनों पॉसिबिलिटीज़ आ गई कि अगर जब भी आपके पास पी जो है वो ए बी के इक्वल आता है तो उनमें से एक ना एक ए या बी जो है वो आपके पास यूनिट एलिमेंट आ जाता है। तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई। तो प्रूव हो जाएगा कि आपके पास पी जो है वो आपके पास एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है रिंग का।